हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के 2016 और 2017 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, बी है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, सी है पर्यावरण की शिक्षा देना, या फिर ऑप्शन डी है जनसंख्या शिक्षा देना। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण उद्देश्य जो शिक्षण का है वो सर्वांगीण विकास करना है और उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, परिभाषा है। आपको बताना है ये परिभाषा किन की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, BF स्किनर, इनके अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मूलभूत सिद्धांत पूछा गया है। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ऑप्शन बी बालकों की विशिष्ट योग्यताओं व व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन सी साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व संप्रेषण के उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है। ठीक है, तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, या फिर जीव विज्ञान पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रॉस का, इनके अनुसार बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, या फिर ऑप्शन डी भ्रमण के द्वारा सीखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना यानी कि करके सीखना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, आपको बताना है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, या फिर ऑप्शन डी कथनों में तारतम्यता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, ये किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि, या फिर ऑप्शन डी व्याख्यान प्रविधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विवरण प्रविधि। ठीक है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, ये विवरण प्रविधि है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है गणित किट का उपकरण है। तो दोस्तों आपको बताना है गणित किट का उपकरण कौन सा है। ऑप्शन ए है डोमिनोज, ऑप्शन बी है बीकर, ऑप्शन सी क्लैंप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो इसका सही आंसर होगा गणित किट का उदाहरण वो ऑप्शन ए हो जाएगा डोमिनोज। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। जब आप तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराएंगे तो क्या स्थायी और ठोस होता है। ठीक है, स्मृति, शिक्षण, अधिगम, या व्याख्यान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम। ठीक है, जब हम तर्क के साथ शिक्षण कराएंगे तो दोस्तों जो अधिगम होगा वो स्थायी और ठोस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, या प्रकाशपूर्ण। तो दोस्तों संप्रेषण
के लिए जो कक्षा का वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो संप्रेषण है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो शिक्षण प्रक्रिया होती है इसमें कितनी प्रक्रिया समाहित होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, ये तीनों शामिल होते हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है बच्चों से कदमताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक व मानसिक दोनों, या फिर ना शारीरिक ना ही मानसिक। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जब हम बच्चों से कदमताल कराएंगे, हाथ ऊपर नीचे कराएंगे, तो पहले हम निर्देश देंगे। ठीक है, जिसका बच्चे पालन करेंगे तो दोस्तों पहले ये मानसिक क्रिया होगी, उसके बाद दोस्तों वो शरीर से क्रिया करेंगे, तो शारीरिक और मानसिक दोनों हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां शारीरिक व मानसिक दोनों हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, या फिर ऑप्शन डी गृह कार्य देना। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख कार्य है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बटन करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या फिर ऑप्शन डी केंद्रित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी। कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी, आपको याद रखना है। वर्तमान में शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित हैं, लेकिन दोस्तों प्राचीन काल में शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित थी। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है शिक्षण कराते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, ऑप्शन डी परीक्षा का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षण कराते समय आपको बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए और उनके मानसिक स्तर यानी कि उनके लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। ऑप्शन ए शिक्षण विधियां, बी है गतिविधियां, ऑप्शन सी अभ्यास कार्य, या फिर ऑप्शन डी प्रश्न। तो दोस्तों आपको पता होगा शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण विधियां माध्यम है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। ठीक है, आपको बताना है शिक्षण विधियां किन पर आधारित होती हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, या फिर शिक्षण सूत्रों पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण सूत्रों पर। ठीक है, शिक्षण विधियां वो विधियां हैं जिनकी सहायता से शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। ठीक है, आपको याद रखना है शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो द्विपक्षीय होती है। कैसी होती है? द्विपक्षीय होती है। ठीक है, एक इनमें वक्ता होता है और एक होता है श्रोता। वक्ता यानी कि जो बताता है या बोलता है, और श्रोता जो सुनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? द्विपक्षीय हो जाता है संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। आपको बताना है जो शिक्षण सूत्र है वो कौन सा उपयुक्त यानी कि सही है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर ऑप्शन डी अंश से पूर्ण की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र है ये सही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, और दोस्तों यहाँ पे होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या होता है?
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी परिणाम का सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत यह शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत ये भी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत ये भी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, लेकिन दोस्तों परिणाम का सिद्धांत ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे 2016 में भी पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा है। प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर की, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या फिर ऑप्शन डी नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो दोस्तों प्रयोग प्रदर्शन जो विधि है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है विज्ञान शिक्षण में, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा विज्ञान में हम प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हम उससे सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है वो विज्ञान शिक्षण में होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर ऑप्शन डी पर्यटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, पर्यटन। दोस्तों आपको याद रखना है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि पर्यटन विधि है। पर्यटन विधि सर्वाधिक भूगोल शिक्षण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल, पुनर्वर्णन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या फिर ऑप्शन डी उद्देश्य कथन कौशल। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना बनाते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना कौशल जो होता है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न की, पूछा गया है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, ठीक है। कल्पना शक्ति का विकास बच्चों में कैसे किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा या फिर ऑप्शन डी समूह कार्य द्वारा। तो दोस्तों जो बच्चों में कल्पना शक्ति के विकास का जो महत्वपूर्ण साधन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी द्वारा, ठीक है। तो कहानी द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चों में कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्प व कल्पना शक्ति की अभिवृद्धि होती है, आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न कराए हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके दोस्त जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सब्जेक्ट के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां से लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।